रेटिनल वेन ऑक्लूजन आँख के पर्दे की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीमारी होती है। इसमें बेसिकली आँख के पर्दे को जो ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें से एक कोई वेन ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से बैक प्रेशर बनता है और पर्दे पे सूजन आती है। इसका ट्रीटमेंट मोस्टली इंजेक्शंस के फॉर्म में होता है। आज हम समझेंगे कि रेटिनल वेन ऑक्लूजन की वजह से जो पर्दे में सूजन आ रही है उसमें इंजेक्शन लगेंगे तो कितने इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। रेटिनल वेन ऑक्लूजन में जैसा मैंने बताया, रेटिना की एक वेन ब्लॉक हो जाती है। ये खून की नस होती है और इसकी वजह से बाकी नसों पे प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से फ्लूइड का लीकेज होता है जो कि पर्दे के सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मैक्युलर एडीमा। ये जो मैक्युलर एडीमा होता है इसकी वजह से नज़र कम हो जाती है और यदि ये ट्रीट नहीं होगा तो फिर नज़र परमानेंट भी जा सकती है। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, मैक्युलर एडीमा को कम करने के लिए इंजेक्शंस का यूज़ करा जाता है। इसमें एंटी वेजेफ इंजेक्शंस और स्टेरॉयड इंजेक्शंस दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें पेशेंट्स हमसे अक्सर यही पूछते हैं, जो कि एक बहुत ही वाजिब सवाल है, कि डॉक्टर साहब इसमें इंजेक्शन कितने लगेंगे, कितने इंजेक्शन से मैं ठीक हो जाऊंगा। इसका आंसर देने से पहले हमें इस बीमारी का नेचुरल कोर्स समझना जरूरी है। जब भी वेन ब्लॉक होती है, रेटिना की जो वेन्स होती हैं वो बहुत बहुत महीन होती हैं। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से से भी पतली ये वेन्स होती है, वेन्यूल्स होते हैं। ये एक बार अगर ब्लॉक हो जाते हैं क्लॉटिंग की वजह से या किसी सूजन की वजह से या किसी चोट की वजह से, एक बार ये ब्लॉक हो जाती है तो इनका खुलना लगभग असंभव रहता है। वापस से इनका खुलना मोस्टली नहीं हो पाता है और बॉडी अपने नेचुरल वेज से उस क्लॉट को डिसॉल्व करने की कोशिश तो करती है, बट ये वेन्स इतनी नैरो होती हैं कि इनका वापस खुलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ऐसा कोई स्टेंट या कोई ऐसा कोई हमारे पास डिवाइस भी नहीं है जिसे हम अंदर डाल के इसको खोल सकें। ऐसी कंडीशन में जब तक वहाँ का वेन ब्लॉक्ड है तब तक उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ रेटिना का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है उतना प्रॉपरली वो नहीं पहुँच पाता है सेल्स तक, क्योंकि वहाँ की वेन ब्लॉक्ड है और उसकी वजह से जो पीछे की कैपिलरीज है उस पर प्रेशर आता है और वो कैपिलरीज लीक होने लगती है, जिसके कारण वहाँ से फ्लूइड निकलता है और ये जो पानी है रेटिना के सेंटर में इकट्ठा हो जाता है और इससे होता है मैक्युलर एडीमा। ये जो मैक्युलर एडीमा है, ये का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है एंटी वेजेफ इंजेक्शंस के फॉर्म में। एंटी वेजेफ इंजेक्शंस जैसे कि अवास्टिन, राजुमैब, एक्सेंट्रिक्स, आइलिया, पेगानेक्स, बियोवू, ज़ैलट्रैप, ज़ाइबेव, ये सब एंटी वेजेफ इंजेक्शंस होते हैं। और दूसरा इसमें इंजेक्शन जो टाइप का यूज़ होता है वो होता है स्टेरॉयड इंजेक्शंस। वो होता है या तो IVTA या फिर ओज़रेक्स। अब इसमें जो, जैसा मैंने बताया कि ये जो वेन है ये ब्लॉक रहती है तो ब्लॉक ही हो जाती है और इनका खुलने का चांस लगभग 0 होता है। और जब तक ये खुलेंगी नहीं तब तक जो रेटिना का ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगा। बॉडी इसको ओवरकम करने के लिए कुछ अपने नेचुरल वेज यूज़ करती हैं। वो कुछ पैरेलल रास्ते बनाती हैं, इन वेन्स के ब्रांचेस निकालती हैं और ये ब्रांचेस अल्टीमेटली जो ब्लड फ्लो रुका हुआ है उसे रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। ये बाईपास चैनल्स बनाने की वो कोशिश करती है। बाईपास चैनल्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कोलैटरल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पैरेलल चलती है उसी वेन के, उसके पहले से ब्लॉकेज से निकलती है और ब्लॉकेज को दूसरी तरफ से कनेक्ट करती है। ये जो प्रोसेस है ये एक स्लो प्रोसेस होता है। 1 साल से 2 साल का समय लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ये जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज नहीं होगा, तब तक वहाँ का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहेगा। वहाँ की जो कैपिलरीज है प्रेशर में रहेंगी तो लीक करेंगी, तो बार बार सूजन आने का चांस भी रहेगा। ये बात एक बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजन वाले पेशेंट से
कि आपकी जो बीमारी का कोर्स है वो साल से 2 साल तक का रहता है। ऐसा नहीं होता है कि ज़िंदगी भर आपको हर महीने इंजेक्शन की ज़रूरत लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थॉट अपने माइंड से हटा दें कि हमें ज़िंदगी भर हर महीने इंजेक्शन की ज़रूरत लगती रहेगी। कुछ बहुत ही रेयर केस ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ज़्यादा इंजेक्शंस की या साल 2 साल के बियॉन्ड भी इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ी हो, बट यूजुअली इस पीरियड के अंदर वो बीमारी का जो एक्टिव फेज़ है, एंग्री फेज़ है, वो निकल जाता है और आपकी स्वेलिंग उसमें चली जाती है। इस दौरान ज़रूरी है कि आपकी जो पर्दे की सूजन है उसको हम कंट्रोल में रखें। उसे हम कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वहाँ के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, और रेटिना के सेल्स जैसा हम सब जानते हैं एक बार डैमेज हो जाते हैं तो उनका वापस आना लगभग नामुमकिन है। सो टाइमली इंजेक्शन हम इसके लिए देना प्रेफर करते हैं, जिसमें कि आपका जो स्वेलिंग है वो टाइमली कंट्रोल में आ जाए, और टाइमली कंट्रोल में आ जाएगी तो सेल्स वहाँ के डैमेज नहीं होंगे और हमें विजन अल्टीमेटली हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो इस बात से बिल्कुल हताश ना हो कि हमें 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, 3 इंजेक्शन लग चुके हैं, 6 इंजेक्शन लग चुके हैं, बट फिर भी हमारा सूजन वापस आ जाता है। अच्छी बात यह है कि आप उस बात पे फोकस करें कि आपकी नज़र कितनी बची हुई है। अगर हम अच्छे से ट्रीट करते हैं सो इंजेक्शन भले ही कितने भी लगे, अगर हमारी नज़र मेंटेन्ड है, अगर हमारी नज़र इतनी है कि हम अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, सो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। वो एक बहुमूल्य अमूल्य चीज़ है जिसे हम बचा पाते हैं टाइमली इंजेक्शंस के द्वारा। इंजेक्शंस हम इनिशियली इसमें एंटी VEGF इंजेक्शंस देते हैं। इंजेक्शंस उससे नहीं हो रहा है तो उसमें हम स्टेरॉइड्स भी ऐड करते हैं, और अगर बार बार सूजन आ रही है तो इसमें हम लेज़र की भी हेल्प लेते हैं, जिससे कि जो एरियाज जहाँ से केमिकल रिलीज हो रहे हैं VEGF और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, वो उनका रिलीज होना कम हो जाता है, और फिर हमें इसमें बार बार स्वेलिंग आने का चांस भी कम हो जाता है। सो ज़रूरी है टाइमली इंजेक्शन लेना, सही टाइम पे उसको फॉलो करना, अपने जो बेसिक कॉज हैं इसके, जैसे कि BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, खान पान, इन सब चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और इसे कंट्रोल में रखेंगे तो ये अपने आप आगे जाके कंट्रोल में आ जाएगी। ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी हताश ना हो। अगर मल्टीपल इंजेक्शंस लग चुके हैं फिर भी सूजन आ रही है, सो इसका मतलब आपके कोलैटरल्स अभी नहीं बने हैं, बाईपास रास्ता नहीं बना है। बॉडी जब उसे बना लेगी तब अल्टीमेटली आपको इनकी इंजेक्शंस की नीड भी नहीं रहेगी, बट नीड होते हुए यदि हमने इनको स्किप करा तो फिर उसका हर्जाना हमें अभी तो नहीं, बाद में भरना पड़ेगा, जब फाइनल हमारी नज़र डाउन हो जाएगी। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि अभी सूजन तो नहीं है, बट अब दिख नहीं रहा है ठीक से, प्रॉपरली वो दिख नहीं रहा है, तिरछा है दिखने में, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है या उतना फाइन नहीं है। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में देरी हुई थी, और वो टाइमली ट्रीट हो जाता तो हो सकता है हमें और बेटर इसमें नज़र होती। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।